नहीं गए। दिन मैंने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, अगर मैं सारा गिनाने जाऊं तो 365 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। अच्छे दिन तो आ गए सब, बहुत अच्छे, बहुत विदेशों में सभी जगह भारत की शान बढ़ाई है उन्होंने। देश में जो स्थिति में चेंज होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जिस हिसाब से वादे किए गए थे उस हिसाब से लगता नहीं कि जितना विज्ञापन हो रहा है उतना काम हो रहा है। एक साल में ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगा कि ऐसा कोई बहुत विशेष बदलाव आया है, पर अब 4 साल बचे हैं तो हमको देखना पड़ेगा। बट एटलीस्ट वी शुड होप फॉर द बेस्ट। मोदी जी ने जो कहा है अगर करेंगे तो लगेगा अच्छे दिन आए, नहीं तो ठीक है फिर दूसरी सरकार लाएंगे। इस चर्चा में आज हमारा सवाल था, क्या 1 साल के राज में नरेंद्र मोदी सरकार ने वादों को पूरा किया है? हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर आप अपनी राय दे सकते हैं। 2 दर्शक भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही जयपुर से विधायक मोहनलाल जी गुप्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। दशरथ सिंह जी जयपुर से हैं और सुनील प्रजापति जी जयपुर से फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। दशरथ जी। तो सर मैं मोहनलाल गुप्ता जी से सवाल पूछ सकता हूँ क्या? जी बताएं। मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। सर मोदी जी की 1 साल में सर उपलब्धियां तो बहुत सारी है, गिनाया जाए तो कम है, पर मैं 3 उपलब्धियां बताना चाहूंगा सर। पहली कि इन्होंने हिंदुस्तान में 3 बार पाकिस्तान के झंडे फहरवा दिए, शर्म की बात। सेकंड उपलब्धि, इन्होंने विदेश में जाके दक्षिण कोरिया में ये बोला, ये शर्म की बात थी 1 साल पहले हिंदुस्तान में पैदा होना, जहाँ विवेकानंद और भगत सिंह की धरती है, ये शर्म की बात। तीसरी, इन्होंने जयपुर में इतने मंदिर, राम मंदिर तो दूर की बात, इन्होंने इतने मंदिर तोड़वा दिए कि इनको सर पाप लगेगा, 5 साल बाद आप इनका परिणाम महसूस कर लेंगे। इन तीनों चीजों पे सर इनसे सवाल पूछना कि जी बिल्कुल, मैं आपकी राय रखूंगा। शुक्रिया आपका। सुनील जी। अश्विनी नमस्कार जी। सुनील कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ सर, चांदपोल से। मैं पिछली सरकार में जो काम हुए थे, पेंशन चालू हुई थी, राशन कार्ड में जैसे आटे दाल मिलना चालू था, दवाई चालू थी, B2 बाईपास बना, 2013 में मेट्रो काम चालू था, मेट्रो चालू होनी थी, लेकिन 2015 हो चुका सर, अभी तक मेट्रो चालू नहीं हुआ। मेट्रो तो खैर 3 तारीख को चालू हो जाएगी। दूसरे फेज को लेकर भी बीजेपी वादा कर चुकी है। सवाल अच्छे दिनों का है, बुरे दिनों के बीच के फर्क का है। मोहनलाल जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब इस चर्चा में आप जुड़े हैं, लगातार ये सवाल मैं सबसे कर चुका हूं, आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या बदलाव आ गया मोदी सरकार अगर आ गई हिंदुस्तान में? देखिए, बेसिक सोच का फर्क आया है। जब नेहरू की सरकार थी तो समाजवादी सोच था, और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो समाजवादी सोच बदल के उदारवादी सोच आ गया जी। और मोदी जी का जब जमाना आया तो राष्ट्रवादी सोच के साथ में आया है। मेक इन इंडिया, ये एक फर्क वाली बात है। पहले पूंजीवादी सोच। देखिए और पूरी सुन लीजिए, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। तो ये सोच आया, बदलाव आया है कि हम देश में स्वाभिमानी बने, हमारा स्वाभिमानी सोच हो, और हम राष्ट्रवादी सोच के साथ में आगे बढ़ें और विकास की गति को आगे ले जाएं। और उसी नाते से हमारे देश में सब चीज़ें का मैन्युफैक्चरिंग हो जी, पनडुब्बी से लेके हवाई जहाज तक, चिप्स से लेकर के और अच्छे खिलौने जो भी हैं जी। और जो चाइना ने अपना एक टारगेट किया था हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने का, उससे भी बड़ा टारगेट लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, राष्ट्रवादी सोच के साथ, स्वाभिमानी सोच के साथ, कि हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब बने। ये एक बहुत मौलिक अंतर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, अब इस बीच में दशरथ जी का जो सवाल था उसमें एक सवाल राम मंदिर के वादे का है। आज अमित शाह कहते हैं कि 370 सीटें चाहिए तभी राम मंदिर बनेगा, वो एक सोच कहाँ गई? दूसरी राष्ट्रवादी सोच है अगर, तो बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद पर क्या मसला हुआ, चीन के साथ सीमा विवाद पर क्या हल हुआ, पाकिस्तान के साथ लगातार जो तनाव है उस पर क्या बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो दखल है, लगातार भारतीय मछुआरों के लिए श्रीलंका से जो परेशानियां है उन पर क्या बात हुई? देखिए, ऐसा है, ये सवाल ही अपने आप में उत्तर है। मोदी जी ने सबसे पहले आते ही अपने शपथ ग्रहण समारोह में सारे जो हमारे पड़ोसी थी देशों को उनको बुलाया और उनसे अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, और
इन सब लोगों में अच्छे संबंध बने और भारतवर्ष उसमें एक अच्छी भूमिका निभा सके, इस बात के लिए उन्होंने उसको तैयार किया और वो सब जगह जाए, बातचीत भी कर रहे हैं और सीमाओं का जो विवाद है उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सोच है। चाइना गए, नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, भारतीय प्रधानमंत्री इतना सजग कि उसने ट्विटर पर नेपाल के प्रधानमंत्री को सूचित किया। पीएम को जम्मू कश्मीर में आपत आई, भारतीय सेनाओं ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर ऐसा काम किया कि लोगों का दिल जीता। सहायता में सबसे पहले आगे, आपातकाल में सबसे पहले आगे, विदेशी और पड़ोसियों के संबंध बनाने में हम सब लोग आगे रहे हैं। देखिए, मोहनलाल जी गुप्ता ने कुछ बातें कही, राष्ट्रवादी सोच की बात कही। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने उससे पहले हिंदुस्तान में जन्म लेना शर्म की बात मानी जाती थी। ये कैसी राष्ट्रवादी सोच है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री जाके अपने लोगों का, अपने लोकतंत्र का, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाए, वो उनमें कहीं नजर नहीं आता। मोहनलाल जी गुप्ता को और उनके प्रधानमंत्री जी को ऐसी राष्ट्रवादी सोच जो है वो उनको समर्पित है। जम्मू कश्मीर के बात कर रहे थे कि वहाँ उन्होंने दिल जीत लिया जी। मोहनलाल जी गुप्ता को याद होगा कि उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, मोहनलाल जी गुप्ता विधायक थे, प्रतिपक्ष में थे। कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड गए। जहाँ तक सहायता की बात है, जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान में, उस समय गुजरात में प्राकृतिक आपदा आई, राजस्थान ने भरपूर मदद की। मदद सरकारें करती हैं, मदद प्रदेश करता है, मदद लोग करते हैं। महेश जी समझ गया कि कांग्रेस की चलो उदारवादी सोच है, लेकिन विदेश दौरों को लेकर जो मेरा सवाल था मैं उससे जानना चाहता हूँ, फायदा क्या हुआ भारत को? भारत को यह फायदा हुआ कि मंगोलिया को बिना बात 4,600 करोड़ रुपए आपने दे दिए, 6400 करोड़ रुपए मोदी जी ने दे दिए। नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी आई, मंगोलिया में कोई त्रासदी नहीं थी, मंगोलिया में कोई डिमांड नहीं थी। नेपाल को क्या दिया, देश के किसानों को क्या दिया? 6400 करोड़ रुपए आप मंगोलिया में जाकर दे आए। 6400 करोड़ रुपए, 6400 करोड़ रुपए, 6400 करोड़ रुपए आप वहां दे के आए। मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, अगर वाहवाही लूटने के लिए मोदी जी को कुछ भी करना पड़े, ये 6400 करोड़ नहीं, अगर 64,000 करोड़ रुपए भी मोदी जी को विदेशों को देने पड़े वाहवाही लूटने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो झिझकेंगे नहीं। ये कैसे राष्ट्रवादी सोच है? ये हमारे मित्र महेश जी भाई साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस के पूरे शासनकाल में नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक कितना ब्रेन ड्रेन हुआ। यहाँ डॉक्टर बनते थे, या इंजीनियर बनते थे, यहाँ पर टेक्नीशियंस बनते थे, यहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे, एजुकेशन लेते थे, लेकिन भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, संभावना ही नहीं थी उनके आगे बढ़ने की। इसलिए उस ब्रेन ड्रेन के कारण वो लोग विदेशों में जाके गए। आज कितने भारतीय डॉक्टर्स अमेरिका में हैं, कितने साइंटिस्ट अमेरिका में हैं, उन लोगों ने वहाँ जाके तरक्की क्यों नहीं भारतवर्ष की तरक्की हुई? इसीलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, संभावनाओं का कोई खेल नहीं था, संभावनाओं की कोई संभावना भी नहीं थी। आज मोदी जी ने ये करके दिखाया है एक साल में हमारा डॉक्टर सब कुछ कर दिया, सोच दिया ना, एक साल में सब कुछ कर दिया। को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर्स को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, इंजीनियर्स को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, साइंटिस्ट को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। देश में ही सेवा करो, देश में रह के सेवा करो। आप बताइए, एक डॉक्टर को बनाने में हमारे देश का कितना पैसा खर्च होता है, और वो जाकर के अमेरिका की सेवा कर रहा है, वो जाकर यूरोप की सेवा कर रहा है, वो यूरोप ये जो अपॉर्चुनिटी, यही बात मोदी जी एक साल में आपने कुछ नहीं दिया। आप वहां गए तो मोदी जी, चलिए मैं दर्शकों से जान लेता हूं, महेश जी मैं दर्शकों से भी बात कहना चाहता हूं। मोदी आज हमारे साइंटिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, जो अपने स्वागत को मैनेज कर रहे हैं। आज भारत का जो नियंत्रण जो स्थापित हुआ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उसके अंदर उन राष्ट्रों में चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे यूके की बात हो, दूसरे बड़े मुल्क हैं, चाहे रूस की बात हो,
जो भारतीयों की पूछ हुई है वो उन टेक्नोक्रेट्स की वजह से हुई है, उन डॉक्टर्स की वजह से। चलिए दर्शक की राय जानता हूं, मैं आऊंगा आपके पास में। जो सवाल है उस पर भी दर्शकों ने क्या कहा मैं वो भी जानूंगा। हम लोग जो सम्मान के साथ में विदेशों में सिर उठा के बात करते हैं, वहां अपनी हैसियत बताते हैं, ये उन्हीं टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स उनके कारण। चलिए ये राजनीतिक गतिरोध की बात हो सकती है। सादिक मोहम्मद भीलवाड़ा से, अलवर से दिनेश मलिक साहब हमारे साथ जुड़े। सादिक साहब आपसे राय जानना चाहूंगा। जी जी सादिक साहब भीलवाड़ा से। जी हेलो सर, मैं सादिक साहब बोल रहा हूँ भीलवाड़ा से। जी मैं सर, मेरा कहना ये है कि ये वाई लूटने का कोई मतलब नहीं है, गरीबों की तरफ देखना चाहिए सर। क्या मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाके दिए हैं? अच्छे दिन कहाँ आए सर, ये तो। और पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है? पेट्रोल तो प्रति बैरल कम हो रहा है और इन्होंने पैसे बढ़ा रखे खूब सारे। जी शुक्रिया आपका। दिनेश मलिक साहब। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने 365 दिन में से एक दिन भी रेस्ट नहीं किया है, देश सेवा को समर्पित जीवन किया है और आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधरे हैं और भूकंप में पूरी मदद की है मानवता को जिंदा रखने में। आज मोदी जी की प्रशासनिक अनुभव के कारण, सेना की चाक चौबंद के कारण समुद्री हमला होने से बचा है। आज आम आदमी में एक विश्वास की भावना जगी है, लेकिन नेता और विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभाना नहीं आता, सिर्फ विपक्ष के लिए बुराई करने के लिए जिंदा है। शुक्रिया दिनेश जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जयसिंह कोठारी साहब, विदेश नीति को लेकर दरअसल सवाल इसलिए आपसे जानना चाहते हैं कि क्या भारत को इसका कुछ फायदा होगा, खासतौर पर चाइना का दौरा, अमेरिका का दौरा और जापान का दौरा, इनसे कुछ फायदा होगा? देखिए अभी सबसे बड़ी जो समस्या दुनिया में क्या है कि डिमांड्स कहीं पे भी नहीं है। तो हम मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल भी बनाएंगे, नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है कि दुनिया के किसी भी देश में नई डिमांड का सृजन नहीं हो रहा है। जी चाइना ऑलरेडी एक्सेस प्रोडक्शन कर रहा है, उसका माल नहीं बिक रहा है, दूसरे कंट्रीज़ की हालत ख़राब है। तो जब तक कोई नई डिमांड जनरेट नहीं होगी, जब तक मेक इन इंडिया कैसे सक्सेसफुल होगा, ये क्वेश्चन मार्क भी हमारे सामने है। इसलिए हमको डोमेस्टिक तौर पे ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहीं रोज़गार, यहीं बढ़े, यहीं का जो ब्लैक मनी है चाहे वाइट मनी है यहीं पे रहे। सस्टेनेबल इकोनॉमी का मॉडल कैसे बने, अगर ये क्या मोदी इस दिशा में बढ़ रहे हैं? कहीं पर लगता है ऐसा? नहीं, उस दिशा में कहीं नहीं है। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल है, ये बिल्कुल ये कह लीजिए ये आने के बाद में जो बिजनेस आज हो रहे हैं उसके बाद में कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। 5 गुना पैसे देके कोई इंडस्ट्री वाइबल। यूपीए सरकार का या मोदी सरकार का? मैं किसी भी सरकार से मतलब नहीं है। अगर ये बिल जैसा प्रस्ताव है कि 5 गुना पैसा देना है या जितना गुना भी, अगर उस रेट पे पैसा देके कोई भी इंडस्ट्री लग ही नहीं सकते आप जी। जो अभी थोड़ी बहुत लग रही है वो भी आने वाले समय में बंद हो जाएगी जी। मतलब इसमें ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, हित में है ये भूमि अधिग्रहण बिल, ये तो मानते हैं ना आप? नहीं, किसान हित की बात अलग है। मानते हैं ना, ये तो फिलहाल पूंजीपतियों को लेकर राय है जी। मानचंद खंडेला साहब आऊंगा मैं आपके पास। वो सस्टेनेबल नहीं होगा तो मानचंद जी मतलब किसान के हित में तो है ना। मानचंद खंडेला साहब बताइए आपकी क्या राय है? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में कोई टारगेट नहीं है, वो माध्यम है। और टारगेट वास्तव में है कि मैक्सिमम एडवांटेज टू मैक्सिमम नंबर। 60% जनसंख्या किसान की है और जो है ना बाकी श्रमिकों की है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 80% लोग हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये किस बात का विकास हम करना चाह रहे हैं? अब एक बताऊं, आप एक एग्जांपल दूंगा तो और मैं समझता हूं कोठारी साहब तारीफ करेंगे। हम सेंसेक्स के ऊपर दीवाने हो रहे हैं और सेंसेक्स से संबंधित कितने लोग हैं? सरकारी आंकड़े में ये कहते हैं 52 लाख लोग एक्टिव है शेयर मार्केट में। और वो एक्टिव कौन है? चाहे एक दिन काम किया साल भर में या साल भर में 100 बार काम किया। जी क्या इस आंकड़े से आप सहमत है? ये देखिए, इन्होंने किसानों की और श्रमिकों की बात की है। आज किसानों के लिए सबसे बड़ा जो काम किया मोदी जी ने वो मुद्रा परीक्षण का काम किया है। किसी भी व्यक्ति को हम डॉक्टर के पास दिखाने, किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो पहले वो टेस्ट कराता है, वो अब दवाइयाँ ऐसे नहीं लिख देता है। वैसे ही आज तक हमारा किसान क्या बोना है, किस ऋतु में क्या बोना है, कितना मात्रा में बोना है, मेहरबानी करके किसान की इज्जत मत करिए। उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं आपको सुना रहा हूँ सर, आपको आपके बात बीच में बोला नहीं हूँ मैं सर। आप 2 मिनट, लेकिन मैं क्या करूँ? 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। हाँ तो बीच में बोलने का मतलब मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। बुद्धिजीवी है तो बोलना क्यों, टोकना क्यों जी?
तो किसानों के लिए मृदा परीक्षण का बहुत बड़ा काम हमने किया है। और टेस्ट होने के बाद में ही, सॉइल टेस्टिंग होने के बाद में किसान किस प्रकार से खेती करे और उसकी ज्यादा प्रोडक्शन हो, इस बात का मोदी सरकार ने बंधन लगने वाले हैं। दूसरी बात, श्रमिकों को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों को जो मोदी सरकार ने दिया है, 15 करोड़ खाते खुले कहाँ थे? खत्म पैसा नहीं है। सुनिए, पैसा नहीं आने के बाद बैंक में जाने की, एक गरीब आदमी को बैंक में जो डर लगता था, उसको शर्म भी आती थी। और जहां जाने वाले भागे नहीं, उनको लाभ भी मिलने भागे। चलिए इस चर्चा में आज मेरा जो सवाल था उस पर आपकी राय है वो आपको बता देते हैं। इस चर्चा में आज हमारा सवाल था, क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है? दर्शकों की राय इस पर आई और इस राय के मुताबिक दर्शक जो कहते हैं, इस राय पर कितने वादे पूरे हुए? 23% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं। 77% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ये एक बड़ी राय है और इसी को लेकर मोदी सरकार का आकलन जो दर्शकों ने किया है फिलहाल वो हमारे सामने है। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित होगा। नमस्कार।